होप कि आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो है इक्वेशन वगैरह पढ़े, इसका एप्लीकेशन पढ़े, इसका आपने जो है सो जैसे किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं एज वेल एज, ठीक है ना, इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज हम कैसे करते हैं ये चीज़ आप पढ़े माने समझे होंगे, और हमें लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो इसका एप्लीकेशन जब हम इक्वेशन यूज करेंगे तब समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा कि हम इसको सवाल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगले वीडियो में जो डे 3 का वीडियो है उसमें हम लोग सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, मतलब जैसे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस के लिए हम लोग बात करेंगे, उसका डिटेल्स लेंगे। उसके बाद जो है सो उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये सारा चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद डे जब 4 आएगा तो उस डे 4 में हम लोग फिर एडियाबेटिक प्रोसेस के पूरा डिटेल्स, चूँकि एडियाबेटिक प्रोसेस थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है, थोड़ा एलोंगेटिव है, हम उसमें बात करेंगे। बट इसमें हमें लगता है कि हम इस तीनों प्रोसेस को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। डायनामिक प्रोसेस, ये 4, ऐसे तो आपके सिलेबस में 4 ही होगा, मैक्सिमम 5 प्रोसेस है। अगर ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ लिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब हुआ जैसे इसमें भी एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि स्टेट एंड फेज, बहुत लोग बहुत किताब स्टेट और फेज को एक ही जैसा पढ़ाता है, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है। जैसे हम स्टेट क्या होता है, जैसे देखो मान लो कि एक जैसे पीवी डायग्राम हम ड्रॉ करें, ठीक ना, तो ये मान लो कि 1 है और ये जो है सो 2 हो गया, ये पहला और दूसरा, मान लो एक इधर से आ गया, ये स्टेट 1 कहलाता है, स्टेट 1, ये स्टेट 2 कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जैसे अच्छा फेज जो हो गया, जैसे गैसियस सिस्टम के लिए बात करें तो गैसियस के लिए अगर हम बात करेंगे गैसियस सिस्टम, तो ये हो जाएगा फेज, गैस जो है सो एक फेज हो गया। तो दोनों एक चीज नहीं हुआ, गैसेस जैसे फेज हो गया, 4 फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा फेज। ठीक है, तो ये फेज हो गया। और इसी एक फेज में अगर अलग अलग कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस जो होता है उसको स्टेट बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस का जो डिफिनीशन है, इसे लिखना जरूरी नहीं है पर समझ लो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज करने के लिए जो कुछ भी हम लोग मैकेनिकली करते हैं दैट इज नोन एज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, एंड इट इज द मैकेनिकल वर्कआउट या मैकेनिकल वर्क जिसमें कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं, इसको हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। अब ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है सो बहुत तरह का होता है, तो हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ, एक मिनट, ये 11वां पॉइंट हो गया, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये बहुत आसान है देखने से, लेकिन जब सवाल बनाने के लिए बारी आती है तो लगता है कि जानते तो हैं फिर भी सवाल नहीं बनता। इसमें कि पहला जो है प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। जैसा कि प्रेशर का यूनिट बार भी होता है, इसका मतलब इसमें हम लोग पॉइंट्स लिखते चलेंगे क्या क्या हमको इसमें देखना है। तो इसमें P कांस्टेंट होता है, जो भी पूरा ड्यूरिंग द प्रोसेस ये P माने प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा ये कांस्टेंट होगा। दूसरा जो है सो dP माने चेंज इन प्रोसेस, स्वाभाविक है, जब P कांस्टेंट है तो dP 0 हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा सो PV बराबर nRT, ये वैलिड रहेगा, ये तो आइडियल गैस के केस में हमेशा वैलिड रहेगा, ऑलवेज, माने जो भी प्रोसेस होगा इस प्रोसेस में ये ऑलवेज वैलिड रहेगा। ये याद इसलिए दिलाते हैं कि जब क्वेश्चन का लैंग्वेज देखोगे आप IIT का, स्पेशली एडवांस का, तो उसमें लिखता है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइडियल अगर वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं PV बराबर nRT यूज होगा, ये 100% गारंटी है। क्योंकि अगर नहीं यूज होता, एक शब्द भी
IIT के जो क्वेश्चन होता है उसमें बेकार नहीं यूज होता है। अगर 2 मोल्स ऑफ ए रियल गैस बोल दिया तो फिर आइडियल गैस PV/NRT हम यूज नहीं कर सकते, तब फिर रियल गैस की बात हम करेंगे। रियल गैस का इक्वेशन वैन डर वाल्स इक्वेशन मालूम होगा तो हम वो यूज करते हैं। लेकिन अगर वर्ड यूज कर दिया कि 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इसका मतलब ये इक्वेशन तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज होगा, तो इसलिए ये हमेशा वैलिड रहेगा। अब रही बात इससे गाइडिंग इक्वेशन क्या है, इसमें इसको हम लोग गाइडिंग इक्वेशन बोलते हैं। कहीं भी यूज करेंगे तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे, तो स्वाभाविक है P कांस्टेंट है, इसका ना V/T जो हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कि V1/T1 बराबर हो जाएगा V2/T2, चाहो तो और भी लिख सकते हो बराबर V3/T3, T2 V3/T3 एंड दिस इज अगेन कांस्टेंट। ये गाइडिंग इक्वेशन हो गया। मतलब ये है कि कहीं भी हमको यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से ये गाइडिंग इक्वेशन यूज करेंगे। अब इस प्रोसेस में हम सारा का सारा चीज कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं कि वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो स्वाभाविक है वर्क डन का जो डिफिनीशन है, दिस इज P dV का इंटीग्रेशन एंड दिस इज फ्रॉम V1 to V2। क्योंकि P कांस्टेंट है तो इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए जो है सो ये V1 से V2 हो जाएगा। हम लिखेंगे दिस P कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज P V2 माइनस V1, ऐसे लिख सकते हैं। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं P बराबर कांस्टेंट है तो P1 बराबर P2, ये यहाँ ऑलवेज हो जाएगा। इसका मतलब इसे NR T2 माइनस T1 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे P1 V1 बराबर NR T1, P2 V2 बराबर NR T2 वगैरह इस तरह से लिख कर एंड दिस फाइनली इंप्लाइज कि NR डेल्टा T। यानी इस केस में जो वर्क डन का वैल्यू होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये चीज, ठीक है। अगर हम इंटरनल एनर्जी चेंज चाहें इसमें तो लिखेंगे द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज का डिफिनेशन है डेल्टा E NCV डेल्टा T। इसका NCV बने R by गामा माइनस 1 एंड दिस इज T2 माइनस T1। ये जो गामा है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। गामा बराबर CP by CV हुआ था एंड दिस इज 1 पॉइंट, या इसे लिखते हैं 5/3 5/3, दिस इज 1.67 और मोनोएटॉमिक, ये इसे दिया रहता है। इसको याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना हो तो अच्छी बात है। और मोनोएटॉमिक गैस यही बराबर होता है 1.4 और डायटोमिक गैस, एटॉमिक गैस, और यही बराबर होता है 4/3 या 1.33 फॉर ट्राई एटॉमिक, एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मजेदार बात यह है कि हम पॉली एटॉमिक यहाँ लिखते हैं, हालांकि पॉली एटॉमिक के लिए 4/3 नहीं होता है, ये इसका कैलकुलेशन कुछ और अलग है। लेकिन ये जो सिलेबस है, माने तुम्हारा जो IIT का सिलेबस है उसमें ये कन्फाइंड किया हुआ है कि ये 1.33 पॉली एटॉमिक भी यूज होगा। पॉली एटॉमिक का मतलब जैसे CH4 हो गया, ठीक ना। अदरवाइज ये ट्राई एटॉमिक के लिए तो खैर है, ठीक है। तो खैर यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इस केस में हीट ट्रांसफर लिखे तो द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर लिखेंगे तो डेल्टा Q बराबर जो हो जाएगा जिससे DE प्लस DW। अब ये क्या है कि NR बाय गामा माइनस 1 इंटू DT प्लस P गुने
एन आर, सॉरी, इसको एन पी गुने डीवी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या इसको एन आर डी टी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एन आर कॉमन हो जाएगा, 1 बाय गामा माइनस 1 प्लस 1 इंटू T2 माइनस T, या डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखेंगे। अगेन इस डेल्टा क्यू बराबर लिखते हैं डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू, इसका ये हो जाएगा एन सी भी डी टी प्लस एन आर डी टी, इसका मतलब हो जाएगा एन सी भी प्लस आर डी टी डेल्टा टी डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा इस एन सी पी डेल्टा टी, ये हीट ट्रांसफर हो गया। और ये हम बता चुके हैं ये इंथाल्पी चेंज है, इसका मतलब हो गया कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा एच, और इस केस में सो हम यहाँ लिखते हैं, सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ heat transfer is equal to the enthalpy change, और इस केस में इंथाल्पी चेंज और हीट ट्रांसफर दोनों बराबर होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा हो जाए कोई जरूरी नहीं है, हम कितनी बार बात बोल रहे हैं कि हीट ट्रांसफर और इंथाल्पी चेंज, हालांकि इंथाल्पी भी टोटल हीट कंटेंट है, लेकिन बहुत है टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग ये इसमें आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें और लिखना चाहें, ग्राफ का डिस्कशन करना चाहें, या सीपीसीबी का वैल्यू लिखते हैं, तो लिखते हैं फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए बात करेंगे तो C बराबर था CV प्लस P dV बाई dt। आइडियल गैस इक्वेशन हम लिखते हैं PV बराबर nRT और P कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा P dV बराबर nRdt, ठीक है। चूंकि उसका ये जो होगा P कांस्टेंट है तो dP 0 हो जाएगा, P को ऐसे बाहर कर लेंगे कुछ इस तरह से, इसका मतलब ये हो गया कि CV प्लस P, और यहाँ से dV बाई dt अगर लिखते हैं तो दिस विल बी NR बाई P, इसका मतलब हो जाएगा P गुने NR बाई P, और ये P कैंसिल, CV प्लस R, क्योंकि मोलर के लिए जब भी बात करेंगे तो n बराबर 1 हो जाएगा, एंड दिस इज Cp, इसका मतलब C जो होगा इस केस में ये Cp के बराबर हो जाएगा। अगर अगला हम इसमें बात करना चाहें तो ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड स्लोप्स, ग्राफिकल एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस के लिए अगर बात करते हैं तो P कांस्टेंट है, ठीक है। इसका हम नॉर्मली 3 ग्राफ देखते हैं, अगर पीवी पे हम बात करना चाहें तो पीवी डायग्राम पे हो गया P कांस्टेंट, तो ऐसे हो गया, ये यूं हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब एक्सपेंशन होगा, तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन के लिए, और ये हो गया वॉल्यूम घट रहा है तो ये हो गया कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन। अगर हम इसको लिख दें पीटी डायग्राम, ये टी हो गया, ये पी हो गया, ऐसे हो गया। अब इसमें हम कहेंगे पी कांस्टेंट है तो स्वाभाविक है कि एक टेम्परेचर बढ़ने वाला हो गया और दूसरा घटने वाला हो गया, तो अब इसमें हम लोग कैसे कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात करेंगे तो इसमें फॉर पी कांस्टेंट भी वेरीज एज टी हो जाएगा, भी वेरीज एज टी,
इसका मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा तो इसका मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन के लिए और ये हो जाएगा कंप्रेशन के लिए, और हम शॉर्ट में लिख देते हैं ये कंप्रेशन के लिए हो जाएगा। अब है इसमें वो VT डायग्राम, ठीक है, जैसे PV हो गया, PT हो गया और VT डायग्राम। तो VT डायग्राम के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये T है और ये V है, तो लिखेंगे वी हैव P कांस्टेंट है, इसमें कहने की जरूरत तो है नहीं। PV बराबर nRT लिखते हैं, मैंने जैसे VT डायग्राम में अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें आइसोबारिक प्रोसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना पड़ेगा कि आइसोबारिक प्रोसेस जो है, तो इसमें हम लोग फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन अगर लिखेंगे तो दिस इज PV बराबर nRT है, और अगर हम यहाँ पे V बराबर लिखते हैं तो nR/P इंटू T हो जाएगा। ये हो जाएगा कांस्टेंट, C कांस्टेंट अगर लिखना चाहें तो हम इसको K भी बोल सकते हैं, या जो भी मन में आए कांस्टेंट के लिए हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा K इंटू T, मतलब ये कि अगर ये जो है सो y बराबर mx करके अगर आप कंपेयर करो y बराबर mx, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका लिखेंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा, ये हम अगर दो लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, हम एक तीर इधर लगा देते हैं, एक तीर इधर लगा देते हैं। अब इसमें कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि अगर वॉल्यूम के लिए बात करें तो इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन, और इसमें वॉल्यूम घट रहा है तो ये हो जाएगा कंप्रेशन, दैट इज द सिचुएशन, ठीक है। इसमें हम अगर स्लोप निकालना चाहिए इस ग्राफ के लिए तो हम लिखते हैं, ठीक है, इसमें हम अगर स्लोप निकालना चाहें तो ये T है और ये V है, ये हमारे पास जो ग्राफ आया था कुछ ऐसा था, ये हो जाएगा एक्सपेंशन, ये हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। अब रही बात है कि फॉर स्लोप, कौन ज्यादा है कौन कम है फॉर स्लोप। अच्छा, इसमें क्या है कि P कांस्टेंट है तो हम इसमें P1 मान लेते हैं, इसमें P2 मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि PV बराबर nRT जो था, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं स्लोप के लिए तो PdV बराबर nRdt, इसका मतलब हो जाएगा dV/dt जो हो जाएगा ये nR/P हो जाएगा। अच्छा, स्लोप तो पता ही है कि अगर मान लो कि इसमें हम अगर बात करना चाहें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर कोई इस तरह का ग्राफ है और स्लोप हम लिखना चाहें इस तरह से तो ये हो जाएगा डेल्टा y, ये डेल्टा x, ये एंगल थीटा, इसका मतलब tan थीटा जो हो जाएगा डेल्टा y/डेल्टा x, और यही हो जाएगा m और यही हो जाएगा स्लोप। मतलब कहने का ये है कि y में जो चेंज होगा तो यहाँ पे y की जगह है वॉल्यूम और x की जगह है टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम में जो चेंज होगा बटा टेम्परेचर में जो चेंज होगा ये स्लोप बता देगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज, ये जो स्लोप हो जाएगा ये प्रोपोर्शनल टू 1/P हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा और जिसका प्रेशर कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। मतलब साफ है कि ये अगर एंगल हम यहाँ से मेजर करें तो आप देख सकते हो कि tan थीटा का वैल्यू जैसे थीटा बढ़ेगा tan थीटा बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हो गया इस ग्राफ से कि P2 लेस देन P, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, माने एंगल ज्यादा है तो इसका प्रेशर कम होगा, इसका एंगल कम है, इसका स्लोप कम है तो उसका प्रेशर का वैल्यू ज्यादा हो गया। मतलब अगर इसको हम थोड़ा बढ़िया और दिखाना चाहें तीन ग्राफ में, VT डायग्राम में बात करेंगे, सो फाइनली बात करेंगे,
फाइनली अगर एक बात करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसमें टी है और इसमें भी है, और हम इसमें जो है सो तीनों हम एक्सपेंशन का ही ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन तीनों के लिए प्रेशर का वैल्यू जो है सो अलग अलग है। जैसे मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। हम यहाँ पे अभी देखे हैं कि स्लोप जो है, इसमें स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P, इसका ने हो गया कि P1 लेस देन P2 लेस देन P3। हम समझते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो आ जाएगा, इसे स्लोप आप चेक कर लो, एक्स एक्सिस एंगल tan थीटा होता है, और उसमें किसका एंगल, जिसका एंगल थीटा ज्यादा होगा उसका tan थीटा ज्यादा होगा, इसका ने प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन इसी ग्राफ को मान लो हम ऐसा पढ़ लिए या ऐसा पढ़ा दिए और इसको एग्जामिनेशन में क्या किया, इसको टीवी डायग्राम कर दिया। जैसे मान लो कि ये भी हो गया और ये टी हो गया। अब टीवी डायग्राम में स्वाभाविक है कि अगर हम इसमें कंपेयर करना चाहें तो ये तो कंप्रेशन और मतलब एक्सपेंशन तो सेम रहेगा। इसमें ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन, ये हो जाएगा कंप्रेशन। ठीक है। अब मामला क्या है कि इसमें स्लोप देखते हैं, स्लोप फॉर गिवन फिगर, गिवन ग्राफ। अगर मान लो गिवन ग्राफ के लिए हम स्लोप की बात करेंगे तो पी भी बराबर जो है सो एनआरटी, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग तो पी डी भी बराबर हो जाएगा एन आर डी टी। ठीक है, इसका मैंने डी वी बाई डी टी एन आर बाई पी हो जाएगा। इसका स्लोप जो हो जाएगा प्रोपोर्शनेट 1/p। लेकिन यहाँ पर क्या है इस केस में कि हमको जो स्लोप लिखेंगे, स्लोप ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई डेल्टा वी, वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज, और स्लोप जो लिखेंगे ये आ जाएगा डी टी बाई डी वी। सो अगर यहाँ से हम डी टी बाई डी वी लिखेंगे तो उलट देंगे तो डी टी बाई डी वी आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी बाई डी वी बराबर हो जाएगा P बाई एन आर। दिस इंप्लाइज कि स्लोप जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रेशर के अगर प्रोपोर्शनेट आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि अगर इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, मान लो यहाँ ये हो जाएगा P और ये था V। अगर हम इसमें मान लो U लिखें, तीन ग्राफ हम इसमें दिखा दें तो ये हो जाएगा मान लो P1, ये P2 और ये P3। इसमें जब हम स्लोप लिखेंगे, स्लोप जो हो जाएगा सो ये हो जाएगा दिस इज डी टी बाई डी वी, और ये हो जाएगा P बाई एन आर। इसका स्लोप प्रोपोर्शनेट P, मतलब अगर हम बात करेंगे जिसका ज्यादा, जितना स्लोप ज्यादा रहेगा उतना प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब साफ है कि अगर हम इसे इसका हम इस तरह से तीन का अगर बात करेंगे, इसका ना P1 का स्लोप ज्यादा है, इसका ना इस केस में हो जाएगा P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, और इसमें प्रेशर का जो सीक्वेंस आएगा वो इतना है। तो जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस था दैट इज द आइसोबारिक। तो आइसोबारिक के लिए इतना चीज आपको जानना पड़ेगा। मतलब ये कि जो 4-5 प्रोसेस है उस सब प्रोसेस के बारे में अगर इतना आप जानते हो तो ये मान के चलो कि थर्मोडायनामिक्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगला जो प्रोसेस है, तो अगला प्रोसेस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो P है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए भी हम सारी बातें लिखेंगे तो स्वाभाविक है इसमें जो है सो कि प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो हम लिखते हैं V कांस्टेंट। कहने की जरूरत नहीं है कि V कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम जो है सो 0 हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा, ये तो हम हमेशा हर केस में लिखेंगे, ये वैलिड रहेगा। ठीक है, गाइडिंग इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे गाइडिंग इक्वेशन की बात करेंगे
तो गाइडिंग इक्वेशन जो आ जाएगा, चूंकि भी कांस्टेंट है तो P/T जो हो जाएगा सो कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कि P1/T1 बराबर P2/T2 बराबर कांस्टेंट। P3 करते रहेंगे इस तरह से, ठीक ना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनेट जो है सो T हो जाएगा। इस तरह का लॉ सब केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ठीक ना। V वेरिजस T, चार्ल्स लॉ वगैरह वगैरह, इस तरह का जो है ये गैल-लुसा का लॉ था केमिस्ट्री में, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। तो गाइडिंग क्वेश्चन ये आ गया। अब क्या है कि इसमें जो 3-4 चीज है, जैसे वर्क डन, इंटरनल एनर्जी चेंज, हीट ट्रांसफर, इंथैल्पी चेंज, सी का वैल्यू माने मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू और ग्राफ, इतना चीज हम लोग देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं वर्क डन का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वर्क डन, हम ऐसे लिख देते हैं वर्क डन का इन दिस प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस में हम अगर वर्क डन का वैल्यू लिखेंगे तो वर्क डन पता है, वर्क डन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन पी डी वी, और डी वी हो जाएगा 0, dv बराबर 0 क्योंकि v कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका वर्क डन इस प्रोसेस में 0 होगा। माने इसमें क्या है कि जो भी हम लोग हीट देंगे वो वर्क नहीं करेगा। माने ये समझो कि भ्रष्ट सरकारी ऑफिसर टाइप है, जो कि हम वर्क देंगे तो ये वो माने हीट देंगे, मतलब फंड आएगा तो ये काम नहीं करेगा, ये अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। अभी दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो change in internal energy, the change in internal energy, change in internal energy, लिखेंगे तो ये डेल्टा ई जो हो जाएगा NCV डेल्टा टी, मतलब NCV T2 माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। या हम अगर इंटीग्रेशन के लिए लिखेंगे और शो करके लाइन लिख देंगे, हालांकि CV कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन बाय द वे अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा कर दिया तो NCV dt का इंटीग्रेशन करेंगे T1 से T2 तक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर लिखते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा Q बराबर DE, डेल्टा E प्लस डेल्टा W, या फिर हम लिख सकते हैं इसे भी DQ बराबर DE प्लस DW। हालांकि एक इसमें थोड़ा सा समझने का है बेसिक बात कि हम लोग DE नहीं लिखते हैं। D क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जो हीट का ट्रांसफर कहीं भी होता है ना, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही DQ जो है सो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी बच चुके है नहीं, इसलिए हम लोग DQ नॉर्मली नहीं लिखते कि फिजिक्स वाले को इतना माफी है। फिजिक्स वाले जो है सो मैथमेटिक्स को जैसे भी अपने फिजिकल एप्लीकेशन के हिसाब से थोड़ा मोड़ा तोड़ मोड़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स मैथ वाले जो है सो जैसे dy/dx, इसका मतलब मैथ वाले ये लिखते हैं dy/dx ऑफ y, लेकिन फिजिक्स वाले इसको dy/dx को काट कर ऐसा भी कई बार लिख देते हैं y/x। तो फिजिक्स वाले को थोड़ा सा माफी है, ठीक है, मतलब इतना कर सकता है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ये जो है सो DE प्लस 0, इसका मतलब जो हीट ट्रांसफर हो गया ये हो गया NCV डेल्टा T या DT, ठीक है। मतलब साफ है, ठीक है, कि हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर इतना याद रखो, जैसे क्वेश्चन में बनाएंगे तो हम क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक ना, जब प्रोसेस पहचान जाएंगे कि प्रोसेस जो है सो मतलब आइसोकोरिक है, तो हम बोलेंगे भाई आइसोकोरिक में हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा, आइसोबारिक में हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा, आइसोथर्मल में हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा, वगैरह वगैरह। तो ये अगर याद रहता है, ठीक ना। अच्छा, मेन है कि 4 को प्रोसेस कैसे बना हुआ है। देखो 4 चीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और हीट, और एक एक करके चारों को कांस्टेंट किया हुआ है। एक बार प्रेशर कांस्टेंट, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार हीट कांस्टेंट। उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम है, उसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन है। तो ये तो समझो मुफ्त का मार्क्स है। मैंने थर्मोडायनामिक्स का जो नंबर आता है ये फ्री का नंबर है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खैर एनीवे, ये हो गया। अगर हम इसमें बात करना चाहें
हीट कैपेसिटी का, तो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो हमारे पास जो इक्वेशन था ये C बराबर था CV प्लस P dV बाई dt, इसको याद रखेंगे। फॉर V कांस्टेंट ये dV जो हो जाएगा सो 0 हो जाएगा, इसका C बराबर हो जाएगा CV। मतलब इस केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम माने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ये फार्मूला आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर उसके बाद हम लोग बात करना चाहें, ठीक है, ग्राफ्स एंड स्लोप्स का, तो ग्राफ्स एंड स्लोप्स हम अगर बात करते हैं तो लिखते हैं ग्राफ्स एंड स्लोप्स, ग्राफ्स एंड स्लोप्स। इसमें भी फिर वही दो ग्राफ को जो है आराम से हम लिख सकते हैं, V P और V T, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा V कांस्टेंट का, इसमें भी V कांस्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा प्रोसेस के लिए। अब इसमें क्या है ना कि कौन सा मतलब एक्सपेंशन होगा और कौन सा कंप्रेशन होगा ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि एक्सपेंशन कंप्रेशन का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये वॉल्यूम के आधार पर करते हैं, ठीक है। जैसे कोई आदमी मान लो मोटा हो गया तो एक्सपेंड कर गया लाइक दिस, या कोई मान लो इस तरह से जो है सो गैस अगर एक्सपेंड कर रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि प्रेशर के हिसाब से हम लोग जज कर, चुके वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो इस आधार पर तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो अगर एक्सपेंशन करेगा इसका ना प्रेशर घटेगा, तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन का और ये हो जाएगा कंप्रेशन का। और क्योंकि इस केस में P वेरिएबल T होता है तो टेम्परेचर में भी वैसा ही कंडीशन आ जाएगा, ये हो जाएगा कंप्रेशन का और ये हो जाएगा एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें PV डायग्राम और TV डायग्राम या VT डायग्राम कोई भी होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया इसमें PT डायग्राम, तो हम लिखते हैं फॉर PT डायग्राम, PT डायग्राम। अगर PT डायग्राम के लिए हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास ये T है, इधर P है। ऐसा भी हो सकता है कि T इधर रखें और P इधर रखें, हम आगे दिखाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें है V कांस्टेंट, ठीक है, सिंपल। तो मतलब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा nRT, तो इसमें जो है V कांस्टेंट है तो V बाहर आ जाएगा, तो V गुने dP बराबर nR गुने dt। स्लोप के लिए बात करते हैं तो स्लोप जो इसमें आएगा ये बराबर हो जाएगा dP बाई y में चेंज या बाई x में चेंज, तो ये हो जाएगा dP बाई dt दिस nR बाई V। इसका ने स्लोप जो हो जाएगा ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 1 बाई V के, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर यहाँ से हम नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा तो उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो P बराबर लिखते हैं nRT बाई V। चूंकि V कांस्टेंट है, फॉर V कांस्टेंट तो ये टर्म जो है सो ब्रैकेट वाला कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये P सम कांस्टेंट K इनटू T, ठीक है। इसका ना P प्रोपोर्शनेट T, मतलब साफ है कि Y प्रोपोर्शनेट जो है सो X अगर होता है तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ है, इसका हमने इसमें भी ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ हम ड्रॉ कर दिया। इससे प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका नहीं कंप्रेशन हो जाएगा और ये एक्सपेंशन हो जाएगा। बस इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब है कि स्लोप का कंपैरिजन जो करेंगे तो स्लोप का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे ये हम दिखाते हैं। सपोज करो कि ये जो है सो T है और ये P है, तो हम अगर PT डायग्राम में हम 3 ग्राफ इसमें ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीनों एक्सपेंशन के लिए, अगर कंप्रेशन के लिए होगा तो मामला उलट जाएगा, ठीक है। और जो इसमें अगर मानते हैं ये V1 वॉल्यूम के लिए है, ये V2 वॉल्यूम के लिए है और ये V3 वॉल्यूम के लिए, माने V1 कांस्टेंट रख के तब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो प्रेशर अपने बढ़ जाएगा। उसके लिए अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग लिखते हैं वी हैव V कांस्टेंट, ठीक है।
इसका पीवी बराबर जो हो जाएगा सो एनआरटी, डिफरेंशिएट करेंगे तो भी डीपी एनआर डीटी, इसका डीपी बाई डीटी जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्लोप, y में चेंज बटा x में चेंज, ठीक है। तो ये एनआर बाई भी, इसका मतलब हो जाएगा कि स्लोप जो हो जाएगा प्रोपोर्शनेट 1 बाई भी, पहले भी लिख चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसका V1 लेस देन V2 लेस देन V3, माने ये ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी को अगर हम पीटी डायग्राम नहीं करके टीपी डायग्राम कर दें, तो हम अगर टीपी डायग्राम करेंगे तो जैसे इसको देख लेते हैं, ये P हो जाएगा और ये T हो जाएगा। हम इसमें जो है तो फिर T को ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जैसे V1 V2 और ये V3। अब इसमें हम लिखेंगे तो फॉर स्लोप तो PV बराबर स्वाभाविक है NRT, आया ही था dP बाई dV dt बराबर हो जाएगा NR बाई V। उलट तो चूंकि इसमें जो स्लोप हो जाएगा ये y में चेंज, ये हो जाएगा dt बाई dP, इसका मैंने V बटा NR, इसका मैंने स्लोप जो हो जाएगा dt बाई dP एंड दिस इज स्लोप प्रोपोर्शनेट हो जाएगा V के, ठीक है। इसका ने जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका स्लोप भी कम होगा। इसका ने V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। इस केस के लिए हम ये लिख सकते हैं। हमको लगता है कि इस सब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत टफ चीज भी नहीं है। अगला जो प्रोसेस है ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो दो चीज तो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर वॉल्यूम, अब बच गया टेम्परेचर। तो इसमें है जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करेंगे, इसमें लिखते हैं T कांस्टेंट, इसको लिखते हैं DT 0, चेंज इन टेम्परेचर जो है सो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो PV बराबर NRT, यही तो रहेगा हमेशा वैलिड, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। अगर इसी के लिए हम थोड़ा और बात करते हैं तो हमारा अगर T कांस्टेंट है तो P भी बराबर कांस्टेंट होगा। ये हो गया गाइडिंग इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं गाइडिंग इक्वेशन। माने इस प्रोसेस के लिए हम हमेशा PV कांस्टेंट यूज करेंगे। इसका हमने दिस इंप्लाइज कि P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 बराबर P3 V3 एंड बराबर कांस्टेंट, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसके लिए मान लो इसे तो चाहे तो डिफरेंशिएट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगेन हम कुछ थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें, अगेन डिफरेंशिएट कर दें, PdV प्लस VdP बराबर कांस्टेंट, सॉरी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका मैंने dV या dP बाई dV जो हो जाएगा इसी माइनस P बाई V, कुछ इस तरह से। आगे ये ग्राफ का नेचर कैसा होगा हम इसके लिए अगर बात करेंगे तो ये हम स्लोप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट करके दिखा दिए कि अगर करेंगे तो क्या अंतर आएगा। अब है कि इसमें हम लोग द वैल्यू ऑफ वर्क डन पहले यही करते हैं, या द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, पहले इसी को देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा डेल्टा ई से जो डिफिनेशन था इस एन सी भी डेल्टा टी एंड दिस इज 0, क्योंकि टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जो हो जाएगा सो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि अपना इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाया, जो भी है, जो भी मतलब हीट आएगा वो स्वाभाविक है कि वर्क में कन्वर्ट करा देगा। इसका नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी
अगर हम वर्क डन के लिए बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ वर्क डन, अगर वर्क डन के लिए बात करते हैं तो ये आ जाएगा दिस डेल्टा डब्ल्यू एंड दिस इज वर्क डन एंड दिस इज इंटीग्रेशन पी डी बी। अब यहाँ पे क्या है, दिस V1 से V2, यहाँ P कांस्टेंट नहीं है, V कांस्टेंट भी नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि PV जो कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट, यहाँ से हम लोग P हटा लेते हैं, तो C बटा V, दिस इज C बाई V इंटू DV, और ये हो जाएगा V1 से V2, इसका मतलब C बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन हो गया DV बाई V, V1 से V2, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज कि वर्क डन जो आ जाएगा दिस इज C और ये हो जाएगा ln V2 बटा V1। ठीक है, इसको हम लोग बेस 10 में भी कर सकते हैं, मालूम है। C जो होगा यहाँ से, ठीक है ना, अब लिखते हैं नाउ P1 V1 P2 V2 nRT बराबर C। सो वर्क डन लिखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं, ये था C ln V2 बाई V1। इसको अलग अलग फॉर्मेट में हम लिख देते हैं, ठीक है। एक तो C बराबर हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 ln V2 बाई V1, इसी को हम लोग P2 V2 ln V2 बाई V1 लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं nRT ln V2 बाई V1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इसमें, ठीक है, कि हम इसको प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ऑल्सो P1 V1 बराबर P2 V2 है, इसका V2 बाई V1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा P1 बाई P2, P1 बाई P2 के लिए लिखते हैं, सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन in terms of pressure, in terms of pressure, तो in terms of pressure अगर लिखते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे तो ये था nRT ln V2 by V1, this comes to nRT ln P1 by P2। तो जैसा जो दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है या फिर मतलब वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है। अगला अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो हीट ट्रांसफर, द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर अगर लिखें इसका मतलब हो जाएगा dQ dE प्लस dW, या बेहतर तो लिखना यही रहेगा, ये तो बता चुके हैं कि बेहतर मैंने इसमें कैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे कि डिस्क्रीट फॉर्म होता है तो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना बहुत अच्छा नहीं है, बाकी फिर ठीक है, सब चीज़ सही है। इसके लिए ये 0 था और ये वर्क डन था, इसका मतलब ये हो जाएगा nRT ln V2 बाय V1, ये हीट ट्रांसफर का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में सो द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द वर्क डन, और वर्क ट्रांसफर भी बोल सकते हैं इसको थोड़ा अच्छे से, वर्क ट्रांसफर, ठीक है। मतलब ये ऐसा ऑफिसर है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया, माने हीट ट्रांसफर हुआ, तो ये अपना इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाया। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब घर नहीं खरीदा, गाड़ी नहीं खरीदा, वगैरह वगैरह, ये जो है सो डायरेक्ट पब्लिक का काम कर दिया, माने वर्क कर दिया, माने दिस इज वेरी ऑनेस्ट प्रोसेस। अगर ऐसे समझो तो ये बहुत ऑनेस्ट प्रोसेस है। जबकि आइसोकोरिक जो है, ऐसे अगर आइसोकोरिक को हम लोग मजाक में आइसोचोरिक भी बोलते हैं, तो सिंपल है कि वो आइसोचोरिक है, माने चोरा करके, माने चोरी वाला वो प्रोसेस है। उसमें जो है सो वर्क डन 0 होता है, कोई काम नहीं हुआ पब्लिक का, जो भी पैसा फंड आया वो खा गया,
ठीक है, कुछ इस तरह से मजाक के तौर पर समझ भी सकते हो। खैर एनीवे, अब इसमें जो है सो ग्राफ का डिस्कशन करना है। तो ग्राफ का डिस्कशन जो है सो ग्राफ्स एंड स्लोप्स देखते हैं कि कैसे होता है इसमें। ग्राफ्स एंड स्लोप्स, सबसे बड़ी बात है कि इसमें पी भी कांस्टेंट हो गया, इसका ना पी प्रोपोर्शनेट 1/v हो गया। जैसे x गुने y अगर कांस्टेंट होता है तो शायद पता होगा ये हाइपरबोला का कर्व होता है, हाइपरबोला। इसका मतलब ये हो गया, ठीक ना, कि ये हाइपरबोलिक कर्व होगा। हाइपरबोलिक में क्या होगा, तो पीवी डायग्राम पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको हम v लिखते हैं, इसको हम p लिखते हैं, तो ये हाइपरबोला यूं आ जाएगा। अब इसमें देखो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन। इसमें है कि वॉल्यूम, ये हो गया कंप्रेशन, ठीक है। तो पीवी डायग्राम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। पीवी डायग्राम पे अगर स्लोप भी जानना चाहो तो हम लिखते हैं फॉर स्लोप ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा पी या बाई डेल्टा भी चाहिए या डीवी, तो हम इसको पीवी बराबर कांस्टेंट जो है इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो पी डीवी वी डी एंड दिस इज 0, माने इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। इसका ना डीपी बाई डीवी लिखेंगे माइनस पी बाई वी, ठीक है। मतलब स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है तो ये बता ही रहा है कर कि स्लोप इसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप के बारे में आप बहुत मैथ वाले से पढ़े होंगे, हमको बहुत नहीं बताना इसमें। हाँ, थोड़ा सा इसमें और हम लोग बात कर सकते हैं। दिस कम्स टू डी पी बाई डी वी, ये p को हटा करके हम क्या करेंगे, यहाँ से p बराबर हटा दें तो v के टर्म में, तो माइनस सी बाई वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई सी माइनस, हम इतना लिख सकते हैं। माने स्लोप जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर के हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा सो पी स्क्वायर के साथ हो जाएगा विथ निगेटिव साइन। तो इस पीवी डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसको, इस डायग्राम को भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी पीटी और वीटी डायग्राम हम लोग बात करते हैं, तब पर लिखते हैं फॉर पीटी एंड वीटी डायग्राम। पीटी एंड वीटी डायग्राम, तो अगर बात करेंगे जैसे इस पे हम लोग पीटी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये टी हो जाएगा और ये हो जाएगा पी, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, पीवी जो है सो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सपेंशन में तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर जो घट रहा है इसमें ये हो जाएगा एक्सपेंशन और ये हो जाएगा कंप्रेशन, क्योंकि इसमें क्या है कि वॉल्यूम अगर घटेगा कंप्रेशन में, ठीक ना, तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह से हम अगर वीटी डायग्राम अगर ड्रॉ कर दें, टी और ये वीटी डायग्राम में ये हो जाएगा इस तरह। अगर टी अगर इधर आता तो वैसे ग्राफ आ जाता, हम एक बार दिखा देते हैं वो भी, ठीक ना। तो इसमें स्वाभाविक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन और ये हो जाएगा कंप्रेशन। इस चीज को हम थोड़ा उलट के भी बात कर सकते हैं, वीटी पीटी की जगह पे ऑल्सो। तो क्वेश्चन में क्या पूछ देगा ये कहना थोड़ा सा कठिन है, तो अगर P कह दे इधर और T कह दे इधर, ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब देख लो उसके हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम घटेगा तो ये हो जाएगा कंप्रेशन और ये हो जाएगा एक्सपेंशन। इसी तरह से अगर हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे, ये जो होगा सो V हो जाएगा और ये हो जाएगा T हो जाएगा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट का ऐसा ग्राफ आ जाएगा। स्लोप निकालेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा dt बाई dp और इसमें भी dt बाई dv 0 हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन और ये हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। हम अगर इसके लिए बात करते हैं अगेन, हम अगर इसमें बात करेंगे कि अगर सपोज करो कि अलग अलग टेम्परेचर पे 3 ग्राफ दिया हुआ पीवी डायग्राम में, अगर मान लो ऐसे है, ये हम एक्सपेंशन के लिए बात करते हैं, जैसे T1 हो गया,
T2 हो गया, T3 हो गया, ठीक है। तो अगर सिंपल है इसमें जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक ना, तो एक लाइन हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, माने कौन ज़्यादा माने कौन बड़ा है कौन कम है, माने स्मॉलर है। अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो ऐसे करके हम मिला देते हैं। तो ये P जो है सो कांस्टेंट हो गया, ये हो गया P नॉट मान लेते हैं, ठीक है। तो PV बराबर हम nRT से माने यहाँ से ही निकाल लेंगे, और P नॉट V प्रोपोर्शनल हो गया T के, इसका जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका जो है सो हाँ, इसमें हम अगर बात करें, मान लो V1 है, इसको V2 है, इसको V3 है, और ये हम सॉरी उल्टा लिखो, चलो कोई नहीं, उसको ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा V3, ठीक है। तो यहाँ से है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे V1 अगर P कांस्टेंट वाला लाइन खींच दें तो V1 ज्यादा, माने यहाँ से है कि V1 ग्रेटर दैन V2 ग्रेटर दैन V3, इसका मतलब हो जाएगा T1 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T3। और हम यहाँ से टेम्परेचर का अगर रिलेशन जानना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम दूसरे तरीका से भी इसको बात कर सकते हैं, जैसे अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव मेथड में अगर इसको हम दिखाते हैं यूं, V P अब इस बार क्या करते हैं कि हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं, अब प्रेशर वाला लाइन मिला देते हैं। ये मान लो कि T3 है, T2 है, ये T1 है, इसका जो है सो हम लोग लिखते हैं इसका P1, ये P2 और ये P3। अगर इससे हम लोग देखना चाहें तो हम लिखते हैं PV बराबर nRT और V नॉट, हम इसको V नॉट बोल देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। तो V नॉट लिखेंगे तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ देखने से लग रहा है कि प्रेशर सबसे ज्यादा उसका है, तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, इसका मतलब दिस इंप्लाइज T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन P3। मतलब इस तरह से हम इस सीक्वेंस को सजा सकते हैं। पूछता है ये सब चीज कई बार, स्पेशली एडवांस में तो नहीं, लेकिन जी मेन में पूछता है ऑब्जेक्टिव दे करके, लेकिन जानना चाहिए, ठीक है ना, कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी पूछ सकता है। तो खैर इसको बोलते हैं आइसोथर्म्स। ये जो लाइन है इसका नाम है आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट वाला लाइन है, और ये सारे लाइन को हम आइसोथर्म्स बोलते हैं, जो लाइन सब है, ठीक है। तो ये था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। हम अभी 3 प्रोसेस पढ़े, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। तीनों प्रोसेस में हम सारा डिटेल्स उसका पढ़े हैं, मैंने ऐसे तो जितना हमको अभी जरूरत है उतना ही पढ़ाए हैं, बाकी और डिटेल्स भी इसमें संभव है। तो खैर एनीवे, हम एक चौथा प्रोसेस जो है ये है तुम्हारा ये एडियाबेटिक।